सो हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपना सीयूटी 2024 का पेपर डिस्कशन फिजिकल केमिस्ट्री पर। आज बातचीत करेंगे तो जितने क्वेश्चन थे सारे के सारे हमने इस लेक्चर में कवर करे हैं। कुछ कुछ क्वेश्चन की ट्रिक्स बताइए, जैसे कि केमिकल काइनेटिक्स में जो फॉर्मूले होते हैं वो बताए हैं, छोटे मोटे फॉर्मूले जो लग जाते हैं। आगे वाली शिफ्ट जो 29 तारीख को बच्चे पेपर देंगे डेली वाले, उनको जरूर काम आएगी। सो आई होप आपने इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक का देख लिया होगा, और नहीं देखा तो जरूर देखिएगा। उस उन दोनों लेक्चर्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और यहाँ पे आई टैब पे भी उड़ते हुए आपको आते हुए दिखेंगे दोनों लेक्चर एक के बाद एक। उसके बाद आपने, अगर आपने एग्जाम दे दिया तो मतलब फिर प्रीवियस ईयर देख के क्या करेंगे। अगर नहीं देखा तो आप एक बार वो भी लेक्चर जरूर देखिएगा। प्रीवियस ईयर का मैंने लेक्चर अपलोड कर रखा है, उसमें कुछ कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन कर रखे हैं, और लिटरली कुछ कुछ क्वेश्चन मतलब वहां से रिपीट हुए हैं। मतलब मैंने निकाला इसलिए बिकॉज सीयूटी में रिपीट होते ही हैं, चांसेस होते हैं कि क्वेश्चन रिपीट होंगे, क्योंकि एनटीए बनाती है। एनटीए में जनरली रिपीटेशन तो देखने को मिलती है। तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। फर्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास सॉलिड स्टेट से, जिसमें कॉपर मेटल लिख रखा है, क्रिस्टलाइज होता है एफसीसी में। एज लेंथ हमें दे रखी है, तो एज लेंथ क्या होती है हमारे पास, ए की वैल्यू हमें दे रखी है 361 पिकोमीटर। हमें निकालना है रेडियस। तो ये इसका रिलेशन क्या होता है, सबसे पहले हमें वो पता होना चाहिए। तो इसका रिलेशन हमारे पास होता है 4 टाइम्स ऑफ रेडियस इज इक्वल्स टू √2 टाइम्स ए। क्योंकि फेस सेंटर में क्या होता है हमारे पास, ये और एक फेस सेंटर पे होता है। तो यहाँ से जब हम देखेंगे ये आर, ये 2R मतलब 3R, ये 4R, तो ये 4R के डिस्टेंस होता है। सो 4R बराबर हो जाएगा डायगनली, दैट इज √2 ए के इक्वल हो जाता है। तो वैल्यूज पुट करते हैं। 4 इंटू रेडियस ही तो निकालना है, रेडियस निकालना है ना। हाँ, रेडियस निकालना है। इज इक्वल्स टू √2 ए हमारे पास 361, तो मैं इसको रफली 360 ले रहा हूँ अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन के लिए। ये मेरा सीधा सा 90 हो जाएगा। अब 90 को मुझे मल्टीप्लाई करना है 1.4 से, मतलब 9 इंटू 14 करना है, तो जो लगभग 126 पिकोमीटर के आसपास आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सबसे क्लोजेस्ट है, हमारे पास 127 बैठ रहा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस हम सिंपली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अदरवाइज हमारे अलग अलग तरीके के फॉर्मूले थे कि a/2 √2 हम कर लेते, तो √2 से डिवाइड करना काफी मुश्किल पड़ जाता है एज कम्पेयर टू √2 से मल्टीप्लाई करना। सो इसीलिए आप हमेशा रैशनलाइज कर लीजिएगा। जो बचपन में रैशनलाइजेशन पढ़ी थी ना, तो वो हमारे यहाँ पे फायदा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आइडेंटिफाई द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो के की वैल्यू हमें दे रखी है, तो अब इससे क्या होगा, के की वैल्यू से हम ऑर्डर कैसे बताएंगे। तो आई होप आप सभी को एक बात पता होगी, जो यूनिट ऑफ के होती है, जो भी यूनिट ऑफ के होती है उसको ऐसे लिख देता हूँ यूनिट एंड डायमेंशन के, वो इक्वल होती है मोलैरिटी की पावर 1 - n एंड देन सेकेंड इनवर्स। तो यहाँ पे मोलैरिटी की बार 1 - n, यहाँ पे n क्या होता है, ये सर हमारा ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन होता है। अब यहाँ पे आप इसमें देखें, इस के से इस के को कंपेयर करें, तो यूनिट यहाँ पे सेम है, बट यहाँ पे जो मोलैरिटी है वो नहीं है। तो इसका मतलब जो m की पावर क्या होगी, 0। तो क्या हम यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो 1 - n इज इक्वल टू 0। n की वैल्यू हमारे पास आ गई 1, तो ऑर्डर क्या आ जाएगा, इस रिएक्शन का फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी। आई होप ये आपको समझ आया होगा। ये सीधी सी हमें बात पता होनी चाहिए, सॉरी ये वाली, कि ये जनरलाइज फॉर्मूला होता है हमारे पास यूनिट ऑफ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हमारे पास आता हुआ सॉल्यूशन चैप्टर से, ये क्वेश्चन कहता है मोलर मास ऑफ प्रोटीन कैन बी डिटरमाइंड बाय ऑस्मोटिक प्रेशर। हाँ बिल्कुल, वो तो कर सकते हैं हम, उससे कोई परेशानी नहीं है। वैसे जनरली हम ऑस्मोटिक प्रेशर यूज करते हैं, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि क्यों करते हैं, और ये बोर्ड्स में सवाल भी आता था कि क्यों ये प्रेफरेबल होता है। वही बिकॉज इसकी वैल्यू थोड़ी ज्यादा होती है, तो हम मोलर मास निकाल लेते हैं इसका। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलरिटी, बिल्कुल सही। पाई इक्वल टू सीआरटी के बराबर होता है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही है। तो रिवर्स ऑस्मोसिस अकर्स व्हेन अ प्रेशर लार्जर देन ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड टू द कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। ठीक है, ये बात भी बिल्कुल सही लिखी है। तो वही हमारे पास रिवर्स ऑस्मोसिस कंसेप्ट आता है, जिसको हम आरओ कहते हैं, जो हमारे घर में फिल्टर होता है उसमें भी है। ईडी में अकर्स ड्यू टू रिटेंशन ऑफ वाटर इन टिश्यू सेल्स एज अ रिजल्ट ऑफ ऑस्मोसिस। ये भी बात बिल्कुल सही है, हमारी एनसीईआरटी की लाइन है। तो एनसीईआरटी की ऑलमोस्ट सारी स्टेटमेंट्स हमारी एनसीईआरटी से ही यहाँ पे ली गई हैं, और चारों की चारों करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं देखूं यहाँ पे, शायद आपको दिख नहीं रहा हो, यहाँ पे प्योर लिक्विड ए एंड डी का हमें वेपर प्रेशर दे रखा है, इतना इतना, ये ए का है, ये हमारे पास डी का है। अब यहाँ पे बाइनरी सॉल्यूशन है, यहाँ पे हमें कितने एमएम पे, अच्छा ये हमें उसकी वैल्यू दे रखी है। अब हमें बताना है मोल परसेंटेज, ठीक है। तो क्या आप सभी को प्रेशर, और ये हमें पता है, इसकी इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है पी नॉट ए इंटू काई ए प्लस पी नॉट बी इंटू काई बी। कहाँ से आए, रॉल्स लॉ से आए। मुझे क्या निकालना है, यहाँ पे मुझे डी और वो उसके टर्म्स में दे रखा है, तो ए और डी दे रखा है, तो मैं बी को डायरेक्ट डी कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे उस टर्म्स में दे रखा है, तो वही बेटर रहेगा। तो पी नॉट डी इंटू ये कर लेते हैं, ठीक है। मुझे क्या निकालनी है, मोल परसेंटेज ऑफ डी निकालनी है, ठीक है। तो इसका मतलब मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं, फिर देख लेते हैं, इंटू 100 कर लेंगे परसेंटेज में, और क्या होता है। तो यहाँ पे जो है मुझे ए नहीं चाहिए, तो पी नॉट ए, और हमें आप सभी को एक बचपन से पता होगी ये बात, 11th क्लास से, कि काई ए प्लस काई डी बराबर हो जाएगा 1, क्योंकि मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता है। तो इसको मैं लिख रहा हूँ 1 माइनस काई डी इज इक्वल टू पी नॉट, तो सॉरी पी इक्वल नहीं, प्लस आ गया प्लस पी नॉट डी, एंड यहाँ पे काई डी हो जाएगा, ठीक है। तो अब वैल्यूज डालते हैं अपनी। तो यहाँ पे पी एस की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो यहाँ पे पी एस मुझे दे रखा है 700, 700 ही है ना, ठीक है।
देन अंदर मुझे पी ए की वैल्यू देखिए 500, 500 माइनस 500 काई डी प्लस यहाँ पे पी नॉट डी की वैल्यू क्या होगी सर, यहाँ पे पी नॉट डी हमारे पास है 800, तो 800 काई डी, काई डी हाँ यहाँ डी आएगा ना, 800 काई डी, काई क्या है सर, मोल फ्रैक्शन ऑफ डी है। तो यहाँ पे 500 उधर जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास 200, इजी को हो जाएगा 300 टाइम्स ऑफ काई डी। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू आ रही है मेरे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ डी की, वो आ रही है 2/3। इतना तो डिवाइड करना आता है ना भाई सबको, ये जीरो से जीरो काटने हैं बस, और ये इधर आ जाएगा। तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई, ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे, इसको मैं लिख देता हूँ आपका 0.66 लिख देता हूँ। तो मोल फ्रैक्शन आ गई। अब मुझे क्या करना है, सीधा सा 100% से 100 से मल्टीप्लाई करना है इन ऑर्डर टू फाइंड गेट माई आंसर इन परसेंटेज। तो परसेंटेज में आ जाएगा मेरे पास 66% या फिर 66.667% आंसर सिंपली मेरा हो जाएगा। आई होप ये आसान सा क्वेश्चन आप जरूर करके आए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास, अच्छा एक रिएक्शन हमें दे रखी है, वॉल्यूम इज इंक्रीज टू डबल। अच्छा वॉल्यूम जो है वो डबल कर दी है, ठीक है, बाय डिक्रीजिंग इट्स प्रेशर इफ द रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अच्छा तो रेट लॉ यहाँ में दे रखा है, तो रेट लॉ इज इक्वल, मैं रेट लिख देता हूँ, तो एक्स है मेरे पास, एक्स से मेरे पास फर्स्ट ऑर्डर है, ठीक है, एंड देन मेरे पास सेकंड ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो वाई सॉरी ए टू। तो यहाँ पे इसकी है, तो ये मैंने रेट लॉ यहाँ से डिराइव कर लिया है, क्योंकि यहाँ पे दो ही रिएक्टेंट है तो इसी के आ गया, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या बातचीत हो रही है। तो यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने कहा है वॉल्यूम जो है डबल कर दी। तो अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन की टर्म्स में जाऊँ, कॉन्सेंट्रेशन से जा सकता हूँ, प्रेशर से जाना चाहूँ प्रेशर से जा सकता हूँ, या तो आप कॉन्सेंट्रेशन लिख लीजिए, क्योंकि जो कॉन्सेंट्रेशन है जैसे वो किसके बराबर होती है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है वॉल्यूम के साथ में। हमें हमें पता है पीवी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से। तो आप कहीं से भी जा सकते हैं, दोनों से रिलेशन सेम आएंगे। तो यहाँ पे वॉल्यूम जो है हमारे पास क्या हुई है, डबल हुई है, तो कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, हाफ। अच्छा तो पहले अगर एक्स थी, तो अब क्या हो जाएगी, वो एक्स की मान लेते हैं, कॉन्सेंट्रेशन थी सी, तो अब वो हो जाएगी नाउ C/2, न्यू कॉन्सेंट्रेशन। सिमिलरली A2 की भी अगर पहले थी सी इनिशियल, तो न्यू हो जाएगी अब वो C/2। तो अब रेट लॉ में अगर मैं इसको पुट करूं, तो के एक्स क्या है मेरे पास C/2, देन मेरे पास ये हो जाएगी C/2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ 2 to the 4 तो 8, तो आर डैश जो हो जाएगा मेरा वो हो जाएगा R/8 के इक्वल। सो आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। तो मेरे पास ये मेरी हो गई डिक्रीज टू 8 टाइम्स, ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट यहाँ पे केस स्टडी टाइप थी हमारे पास, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर से। यहाँ पे कुछ एनोड पे रिएक्शन दे रखे हैं, ये सब हमें दे रखा है, बाकी हम पढ़ते तो है नहीं, आप सभी को पता होगा। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज। अब छाप हमें पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, बैटरी है, ये कन्वर्ट करता है दिस हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज होती है बिल्कुल सही एनोड पे, और वो ही होती है। तो यहाँ पे हमें अच्छा वैल्यू दे रखी है 60, ये हमें दे रखी है इतनी वॉल्यूम एट STP में 15 मिनट में हुई, ठीक है, टाइम भी हमें दे रखा है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन वॉल्यूम डिवाइड बाय STP पे क्या होती है 24.4। तो ये अगर आप 22 और 66 माने तो 3 मोल आ जाएगा, तो पहले का आ जाएगा 3 मोल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस। अच्छा कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बने होंगे। अच्छा तो यहाँ पे अगर हम देखें, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं या तो एन फैक्टर से चलिए या फिर इसी से चले जाइए, ठीक है। तो मैं एन फैक्टर से समझा देता हूँ। तो यहाँ पे हाइड्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है 0, यहाँ पे +1। कितने हाइड्रोजन है, 2। एक की ऑक्सीडेशन स्टेट में कितने का है, +1 का। दो की कितने आएगा, +2 का। तो यहाँ पे मैं अगर कहूँ जो इलेक्ट्रॉन्स लगे होंगे वो 2 लगे होंगे, या फिर मैं अगर अच्छी टर्म यूज करूँ, तो मैं यूज करूंगा मेरा एन फैक्टर जो हो जाएगा वो यहाँ हो जाएगा 2। और एन फैक्टर वही होता है, सिंपली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्स और लॉस के बारे में ही हमारी बात करते हैं। तो एन फैक्टर यहाँ पे आ गया। अब देखते हैं यहाँ पे इन्होंने क्या दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है कि ये दिस। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन कितने की हो रही है, मतलब 3 मोल के लिए हो रही है। यहाँ पे 3 मोल, कैसे 3 मोल अभी तो निकाला है पीछे वाले क्वेश्चन में। तो 1 मोल के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, 3 मोल के लिए 6 इलेक्ट्रॉन, तो हमारे पास 6 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 6 मोल के लिए। सॉरी, एक एटम के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, 3 एटम के लिए आपके 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो 1 मोल के लिए 2, वैसे ही 3 मोल के लिए 6 मोल हो जाएंगे। तो ये हमारे पास आंसर है, द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस इन दिस। अच्छा यहाँ पे हमें क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी निकालनी है, मतलब चार्ज निकालना है। तो ये कैसे निकालेंगे, क्या आप सभी को फॉर्मूला पता है, मोल्स इंटू एन फैक्टर इज इक्वल टू IT/F लिख लीजिए, या फिर Q/, ठीक है। एन की वैल्यू कितनी है सर, यहाँ पे 3 है, इंटू 2, ठीक है, इज इक्वल टू क्यू, नीचे आ जाएगा 96500, 500 होता है ना, तो इनको लिख देता हूँ ये। तो क्यू जो मेरा आएगा वो 6 को मल्टीप्लाई करना है इससे। तो ये जो जब 6 को मल्टीप्लाई करूंगा मैं 950, 960 है, तो ये मेरे पास आ जाएगा आपका 5000 से ऊपर, बिकॉज 9, अच्छा 9 6 हमारे पास होता है 54, तो 54 से ऊपर आएगा हमारे पास। तो मान लेता हूँ मैं 500 इसके आसपास आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें कोई ऑप्शन नहीं, ये क्या है 48, ध्यान से देखना होगा अब यहाँ पे, ये 48,000 है, ये तो बहुत बड़ा आएगा ना भाई। तो ये 1 लाख नहीं है हमारे पास, डबल है उसका।
ये हमारे पास आंसर हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। आई होप ये आपको समझ में आया होगा किस तरीके से कर रहा है। बाकी सिंपल आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, कोई लंबी चौड़ी मल्टीप्लीकेशन भी नहीं है। 6 5 से 0 आ जाएगा, फिर यहाँ से लगेगा आपका एक, सॉरी 3 लगेगा, देन 18, ठीक है, ये सिंपली आंसर आ जाएगा हमारे पास। बाकी कोई लंबी चौड़ी कैलकुलेशन नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, तो ये अभी अच्छा, ये हमारा हो गया, इसका आंसर भी यहीं पे मार्क कर दो। 6 मोल आए थे, 6 आए थे ना, नहीं 3 आए थे, हाँ 6 आए थे। देन यहाँ पे ये आया अभी आंसर। अच्छा ये हमारे पास नेक्स्ट आ गया, इफ द एंटायर करंट प्रोड्यूस, अच्छा जितना भी करंट है वो यूज करने में इज यूज फॉर द इलेक्ट्रो डिपोजिशन ऑफ दिस फॉर द अमाउंट ऑफ सिल्वर। अच्छा ये बताने में, जितना भी करंट है वो हम यहाँ ही लगा लें, तो आप या दो काम कर सकते हैं आप, यहाँ पे Q की वैल्यू लिख, या फिर Q की वैल्यू ही पुट करिए। अगर एंटायर करंट है तो Q की वैल्यू हमें जो पीछे दे रखी थी, क्या मैं यहाँ से कह सकता हूँ ये मेरे पास 6F के बराबर है? बिल्कुल सर। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ Q की वैल्यू 6 है, ठीक है। तो अब मैं फॉर्मूला लगाता हूँ, मोल्स दैट इज गिवन वेट। गिवन वेट क्या होता है? गिवन वेट होता है, निकालना है जो कि हमें, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सिल्वर 108 इन्होंने दे रखा है, इनटू एन फैक्टर। सर एन फैक्टर क्या होगा? आप कह लीजिए हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, तो यहाँ पे Ag1 दे रखा है, मतलब Ag0 से Ag+1 में गया, तो एन फैक्टर मेरे पास आ गया है 1। तो मोल्स इंटू एन फैक्टर इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? Q अपॉन फेरेडे के, तो 6F अपॉन F। तो यहाँ पे अब हम F से F को कैंसिल कर देंगे। W की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 108 इंटू 6, तो जो कि 648 ग्राम आंसर आ जाएगा। तो ये सीधा सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट आता है, द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑन द अपोलो मून फ्लाइट वॉज, तो ये मेरे हिसाब से H2O2 वाला फ्यूल था। ये एनसीईआरटी में डायरेक्ट, और ये बोर्ड में भी लास्ट टू लास्ट ईयर या पता नहीं प्री बोर्ड में आया था सवाल, क्या यहाँ लिखा हुआ है कुछ ऐसा, इन अ फ्यूल सेल ये दे रखी है। वैसे तो यही हमारे पास आंसर होता है, इतना मुझे ध्यान आ रहा है। सो आंसर हमारे पास हो जाता है यही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, फॉर अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन पता है क्या होती है? एक सिंपल रिएक्शन होती है, जैसे कि अगर कोई रिएक्शन है A+B गिव्स मी C, अगर इसका रेट लॉ मैं इस तरीके से लिख पा रहा हूँ, दैट इज इसी की स्टोशियोमेट्री के टर्म्स में, कि जहाँ पे जो जो स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो, तो ये मेरी सिंपल रिएक्शन होगी। अगर मैं यहाँ नहीं लिख पा रहा है ऐसे, मुझे नहीं पता कि कुछ ये मल्टीपल स्टेप्स में होगी, बेसिकली अच्छा वर्ड कहने का है मल्टीपल स्टेप में। ये वन स्टेप में होती है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मल्टीपल स्टेप्स में होगी। फिर मल्टीपल स्टेप में मान लीजिए एक से ज्यादा स्टेप हुए, तो जो भी स्लोएस्ट स्टेप होता है उसका रेट जो होता है वही हमारा रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन होता है, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल सही है, पढ़िए हमने। अब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल होता है? सम ऑफ स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट इन बैलेंस केमिकल, नहीं सर ये हमारे पास सिंपल होती है, अगर जो सिंपल रिएक्शन होती है उसमें होता है, उसमें नहीं होता। द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ओवरऑल रिएक्शन, नहीं, ये दोनों बातें आप देखें तो कहीं ना कहीं सेम ही हो जाएंगी, क्योंकि मॉलिक्यूलरिटी जो होती है स्लोएस्ट स्टेप की, वो हमारी ऑर्डर की बराबर होती है। ऑर्डर ऑफ फास्टेस्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन, नहीं फास्टेस्ट में नहीं, स्लोएस्ट में बात करते हैं। द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ स्लोएस्ट, हाँ बिल्कुल सही। अगर मान लेते हैं, मैं कह रहा हूँ एक रिएक्शन हो रही है, जैसे कि इसी को लेना, मैं कह रहा हूँ यही इसका स्लोएस्ट स्टेप है, ठीक है, तो आप लिखेंगे ये। तो यहाँ से आप क्या कह रहे हैं, ऑर्डर कितना हो रहा है? 2। ऑर्डर आपके पास सीधा सा आ रहा है 2, और मोलिकुलरिटी कितनी आ रही है? 2। तो मतलब दोनों बातें सेम हुई, किसके लिए दोनों बातें सेम हुई? मोलिकुलरिटी ऑफ स्लोएस्ट स्टेप और ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो यहाँ पर एकदम ये बात बिल्कुल सही लगी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अ मॉलिक्यूल एक्स डिसोसिएट, अच्छा एसोसिएट हुआ है, ठीक है, एसोसिएशन हुई है फॉर अ गिवन कंसंट्रेशन, वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू हमें दे रखी है, वो क्या होता है? आई होता है, आई इक्वल टू दिस, ठीक है। अब हमें फ्रैक्शन ऑफ एसोसिएशन मतलब अल्फा दे रखा है हमें 0.3, एन की वैल्यू निकालनी है, तो आई का फॉर्मूला क्या होता है? आई इज इक्वल टू 1+1 - 1 अपॉन n इंटू अल्फा होता है। किसमें? एसोसिएशन में। डिसोसिएशन में 1+n - 1 इंटू अल्फा होता है। आई दे रखा है 0.8 इज इक्वल टू 1+1 - 1 अपॉन n, अल्फा इज 0.3, तो यहाँ पे ये जाएगा तो 0.2 हो जाएगा, तो 2/3 बराबर 1 - दिस, तो यहाँ पे 1/n को इधर भेजूंगा, इसको इधर, तो 1/n मेरा आ जाएगा 1/3। इतनी बेसिक कैलकुलेशन तो आई होप आप सभी को आती होगी। तो n की वैल्यू क्या आ रही है? 3 मेरे पास सीधी सी आ रही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, फॉर्मूला बेस्ड। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास, अरेंज द फॉलोइंग डिक्रीजिंग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अच्छा, तो कहाँ का क्वेश्चन है? मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, क्लास 11 का। वैसे तो 12th में मुझे नहीं लगता कोई मोल्स वोल्स निकल पाते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वो किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। मुझे क्या बताना है? मॉलिक्यूल्स बताना है, और मुझे वेट के बारे में गिवन है, तो मैं इन दोनों पर बात करूंगा, इन दोनों को आपस में रिलेट करता हूँ। तो अब मुझे क्या निकालना है? ये निकालना है मुझे एन की वैल्यू निकालनी है। तो एन की वैल्यू देखते हैं कैसे निकाल पाएंगे। सो अब मैं इसको पहले करता हूँ रिलेट आपस में। तो यहाँ पे जो W दैट इज गिवन वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू एन, किसके इक्वल होगा? एन के। यहाँ पे अब एक चीज आप सभी को आई होप नजर आ रही होगी, कि मेरे पास जो एन है सबके लिए कॉन्स्टेंट है, मॉलिक्यूलर वेट जो है वो सबका अलग है, बट वेट जो है सबका 16 ग्राम दे रखा है। तो यहाँ पे आप सभी लोग देख पा रहे हैं 16 16, इसका मतलब ये क्वांटिटी क्या है? कांस्टेंट है। तो सिंपल मैं क्या कह सकता हूँ, जो भी मेरा आप एन होगा दैट इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट होगा।
वे उसी तरीके से हम कर देंगे, या वरना तो आपके पास दूसरा तरीका है, आप सब पूरा कैलकुलेट करिए, सबके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालें, फिर अरेंज कर दीजिए, या फिर आप ये देख लीजिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहे हैं मॉलिक्यूलर वेट के। ठीक है, तो आप सबका मॉलिक्यूलर वेट सभी को पता होगा। ऑक्सीजन का ये होता है आपका 32, डायरेक्ट जल्दी से मैं यहाँ डायरेक्ट मॉलिक्यूलर वेट लिखता हूँ, ये हो गया 32, इसका होता है 44, इसका होता है, आप इसमें आप कम कर दीजिए 16, तो 28, और ये आ जाएगा आपका 4। तो सबसे कम किसका है सर? हाइड्रोजन को। तो सबसे ज्यादा होगा तो अच्छा किसमें देखना है? डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब बड़े से छोटा, सबसे पहले आपका बड़ा आना चाहिए, तो मतलब डी सबसे पहले, तो यही आंसर हो गया। देन क्या ये 28 आएगा? हाँ सर बिल्कुल सही। देन ऑक्सीजन बिल्कुल सही। देन ये, तो यही हमारे पास आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। आई होप ये आपको डायरेक्ट चीज समझ में आई होगी, किस तरीके से हम इस चीज को अप्लाई करके विदाउट कैलकुलेटिंग इन फिजिकल केमिस्ट्री आंसर निकाल सकते हैं। तो यही चीज हमें एग्जाम में काम आती है कि किस तरीके से हम अपना टाइम बचा रहे हैं। नेक्स्ट देखें, ये बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा, मतलब T75% हमें दे रखा है 32 मिनट। जो T75 किसके बराबर होता है? ट्वाइस ऑफ T50 के। T50 कितना आ जाएगा? 16। खत्म, सोचना ही नहीं ज्यादा। सो आई आपको ये बातें तो पता होंगी, ये हमारे इसकी ट्रिक्स होती हैं। अगर ये T87.5 पूछ सकते हैं, हो सकता है पूछ ले टी नेक्स्ट शिफ्ट में, वो 3 टाइम्स होता है इसके। हो सकता है T90 के बारे में बात कर ले भाई, वो आपका होता है शायद 3.33 टाइम्स T50। और T50 का भी आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि 0.693/K होता है। तो हो सकता है वो आपको T90 दे दे और आपसे K निकलवाए, तो आप इस रिलेशन से जाइएगा और यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दिएगा, दैट इज 0.693 डिवाइड बाई K, फिर आप यहाँ से आप आंसर तक जा सकते हैं। तो ये छोटी मोटी चीज आपसे पूछ सकता है, अदरवाइज आपको पास पूरा वो आता होगा कि आप ए गिव्स यू प्रोडक्ट लिखिए, एट टी इज इक्वल्स टू टी पर इतनी कॉन्सेंट्रेशन होगी, 50 पर इतनी होगी, फिर वहां से फॉर्मूला लगाइए के टी इज इक्वल्स टू, लंबा प्रोसेस जाएगा, काफी लंबा जाएगा। तो अगर ये चीजें याद है आपको, बहुत काम आती है एग्जाम में, तो आप देखेंगे कितना मतलब देखते ही आंसर कर देगा कोई भी इंसान के। अच्छा 75% 32 में, तो 50% आधा कर दो बस 16, मतलब 10 सेकंड भी नहीं लगे होंगे इसको करने में, बस OMR भरने में टाइम लगा होगा, जो लगा होगा सोचने में तो लगा ही नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं गोल्ड नंबर पर। क्वेश्चन है सर गोल्ड नंबर कहाँ होता है, क्या होता है? तो कोलॉइड्स आपको दिया होगा, इससे अंदाजा हुआ होगा ये क्वेश्चन है सरफेस केमिस्ट्री का। तो इस शिफ्ट में सिर्फ और सिर्फ एक ही हमें क्वेश्चन दिखा है। तो गोल्ड नंबर क्या होता है? जिसका गोल्ड नंबर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रोटेक्शन के। तो जिसका गोल्ड नंबर सबसे कम, वो सबसे बढ़िया प्रोटेक्टिव कोलाइड होगा। तो ए हमारे पास सबसे कम दिख रहा है, यही है ना? इससे कोई ज्यादा तो नहीं दिख रहा, अगर दिखे तो जरूर कमेंट में बताइएगा मुझे। तो फिलहाल तो हमें यही दिख रहा है सबसे कम, तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम देखें, कैम्फर इन नाइट्रोजन इज अ टाइप ऑफ, कैम्फर क्या होता है? कुछ तो होता है, क्या होता है सोचिए, जल्दी बताइए मुझे। नाइट्रोजन तो सबको पता है गैस होती है, कैम्फर इज अ टाइप ऑफ बेसिकली सॉलिड होता है। कैम्फर हमारे पास, मुझे उसका हिंदी में याद नहीं आ रहा क्या कहते हैं उसे, देख के आता हूँ एक सेकंड। सो कैम्फर को कहते हैं कफूर, कुछ इसको कहते हैं, मतलब नाम में वही ध्यान नहीं आ रहा क्यों कहते हैं। तो कफूर कहते हैं, और नाइट्रोजन क्या होती है? गैस, इन्होंने खुद ही लिख रखा है। तो कैम्फर इज अ सॉलिड, नाइट्रोजन इज अ गैस। नाइट्रोजन इज अ गैस कैसे बदल रहा है? इन्होंने खुद भी लिख रखा है नाइट्रोजन गैस। तो ये किस टाइप का सोल्यूशन है? सॉलिड गैस सोल्यूशन। कहाँ का क्वेश्चन है? सॉल्यूशन चैप्टर का क्वेश्चन है, क्योंकि टाइप ऑफ सॉल्यूशन पूछा है। तो ये हो गया, और ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन था। मुझे उम्मीद नहीं थी इतनी जल्दी हमारा फिजिकल केमिस्ट्री का हो जाएगा। सो यस, ये बहुत ही काफी जल्दी हो गया, मतलब बहुत नहीं, ठीक ठाक जल्दी हो गया। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। आज का हमारा लेक्चर हो गया है कंप्लीट, सारे क्वेश्चन डिस्कस करे हैं। और बाई चांस कोई मिस्टेक हो गई हो मुझसे, तो जरूर मुझे कमेंट में बताइएगा। हो सकता है कुछ कुछ गलती भी हो गई, कैलकुलेशन में एरर हुआ हो बाई चांस फिजिकल केमिस्ट्री का, तो वो मुझे जरूर बताइएगा। हो सकता है कोई आंसर मैंने गलत मार्क कर दिया हो या गलत बता दिया हो कंसेप्ट, तो वो भी जरूर बताइएगा, बिकॉज गलतियां तो इंसानों से ही होती हैं और किससे होती। सो आई होप आपका एग्जाम अच्छा गया होगा, और जिनका 29 को है उनको ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आपको कोई भी चीज़ मुझसे प्रोवाइड करनी हो, कुछ केमिस्ट्री का आपको रिलेटेड, पढ़ने से रिलेटेड कुछ भी आपको चाहिए, तो जरूर मुझे कमेंट में बताइएगा। वरना आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लिए, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और वहां से आप मुझे DM कर सकते हैं। फिर आपको जो भी चाहिए हो, कुछ स्पेसिफिक लेक्चर, स्पेसिफिक क्वेश्चन, तो मुझे वहां से आप इन्फॉर्म कर सकते हैं, फिर मैं जरूर लाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग माई लेक्चर।